नमस्ते दोस्तों। मैं हूं रोहित। मैं चाहता हूं कि आप बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। पढ़िए, कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जान की कीमत बन सकती है। सीन को विजुअलाइज करें। पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ मौजूद हैं। नीली और लाल लाइट्स की फ्लैशिंग रोशनी अंधेरे को काट रही है। छतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। उनका निशाना बिल्कुल सटीक है। एक बैंक के अंदर कुछ दरिंदे, कुछ लुटेरे मासूम लोगों को बंधक बनाकर बैठे हैं। वहां का माहौल, वहां का टेंशन इतना भारी है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। और वहां उस बंद कमरे के बाहर फोन पर एक आदमी है जो उन लुटेरों से बात कर रहा है। उस आदमी की आवाज बिल्कुल शांत है। उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा है। उसे पता है कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने का, समझौता करने का कोई रास्ता नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि अच्छा ठीक है भाई, तुम चार में से दो लोगों को मार दो और दो को जाने दो तो हम दोनों खुश रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ डिफरेंस को स्प्लिट नहीं किया जा सकता। यहाँ जीत का मतलब है सबकी सलामती, 100% रिजल्ट। यह कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं है। यह असल जिंदगी है क्रिस वॉस की, जो एफबीआई के लीड इंटरनेशनल किडनैपिंग नेगोशिएटर रह चुके हैं। और आज हम उनकी ही लिखी हुई लेजेंडरी किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस नेवर स्प्लिट द डिफरेंस की गहराई में उतरेंगे। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि नेगोशिएशन नेगोशिएशन या मोल भाव सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स या सूट बूट पहने हुए वकीलों का काम है। हमें लगता है यार ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि आपकी पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक बस एक नेगोशिएशन ही तो है। जरा सोचिए, जब आप सुबह अपनी चाय के लिए दूध वाले से हिसाब करते हैं, वो नेगोशिएशन है। जब आप अपने बच्चों को रात में समय पर सोने के लिए मनाते हैं, वो भी नेगोशिएशन है। जब आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, या जब आप अपनी पत्नी या अपने पति के साथ ये तय करते हैं कि अगली छुट्टी पर कहाँ घूमने जाना है, ये सब नेगोशिएशन है। क्रिस वॉस कहते हैं, नेगोशिएशन इज नॉट अ बैटल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। यानी ये कोई युद्ध नहीं है, ये एक खोज है, सामने वाले को समझने की खोज। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण डील डील करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस ब्लैक स्वान को खोजने के लिए जो आपकी किस्मत बदल सकता है? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नए नियम, द न्यू रूल्स। सबसे पहले हमें अपने दिमाग से पुराने नियमों को, पुरानी बातों को डिलीट करना होगा, फॉर्मेट करना होगा अपनी हार्ड डिस्क को। सालों तक हमें स्कूल में, कॉलेज में ये सिखाया गया है कि इंसान एक रैशनल बीइंग है। यानी इंसान लॉजिक से चलता है, तर्क से चलता है। पुरानी किताबें कहती हैं कि अगर आप किसी को सही लॉजिक देंगे, सही डेटा दिखाएंगे, एक्सेल शीट दिखाएंगे, तो वो आपकी बात मान लेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जरा याद कीजिए अपनी पिछली लड़ाई। क्या वहां लॉजिक काम आया था? असल चीज ये है कि हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं। हम भावनाओं के पुतले हैं जो कभी कभी लॉजिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेगोशिएशन का सबसे पहला और सबसे नया नियम ये है, सामने वाले के सिस्टम एक को शांत करो। यानी उनके इमोशंस को शांत करो, उन्हें सेफ फील कराओ, सुरक्षित महसूस कराओ। और ये कैसे होगा? ये होगा एक्टिव लिसनिंग से। जरा ईमानदारी से सोचिए, जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं तो क्या आप सच में उसकी बात सुन रहे होते हैं, या फिर आप अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि बस जैसे ही ये चुप होगा, मैं इसे ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इसकी बोलती बंद हो जाएगी। सच कहिए, यही करते हैं ना हम। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जीतने के लिए आपको अपने दिमाग की उस आवाज को, उस कमेंट्री को चुप कराना होगा। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस सामने वाले पे लगा दीजिए। याद रखिए, नेगोशिएशन में मकसद ये नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं। मकसद ये है कि आप सामने वाले से क्या जानकारी निकलवा सकते हैं। तो कल से जब आप ऑफिस में किसी मीटिंग में जाएं,
तो खुद को सबसे होशियार साबित करने की कोशिश न करें, बस शांत रहें और सुने। इतना सुने कि सामने वाला हैरान हो जाए। चैप्टर 2, बी अ मिरर। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम सुने कैसे? क्या सिर्फ चुप रहने को सुनना कहते हैं? नहीं, एक्टिव लिसनिंग के लिए आपको कुछ करना होगा। आपको एक मिरर यानी एक आईना बनना होगा। मिररिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। नेगोशिएशन की दुनिया में इसका मतलब है सामने वाले के बोले गए आखिरी 3 शब्दों को दोहराना। जी हाँ, बस आखिरी 3 शब्द, या फिर उनकी बात के सबसे महत्वपूर्ण 1 से 3 शब्द। चलिए इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं। बॉस गुस्से में कहते हैं, सुनो, मुझे इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स कल सुबह तक हर हाल में चाहिए। हमारे पास और वक्त नहीं है। अब अगर आप एक आम इंसान की तरह जवाब देंगे तो आप घबरा कर कहेंगे, लेकिन सर, कल तो बहुत जल्दी है, अभी डेटा तैयार नहीं है। इससे क्या होगा? बहस शुरू हो जाएगी। बॉस और गुस्सा होंगे। अब जरा एफबीआई तरीके से मिररिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल शांत आवाज में बस उनके आखिरी शब्दों को एक सवाल की तरह दोहरा दीजिए। आप कहेंगे, और वक्त नहीं है, और अब शांत हो जाइए। खामोशी बहुत जरूरी है। कम से कम 4 सेकंड तक कुछ मत बोलिए। इमीडिएटली बॉस जवाब देंगे, हाँ, क्योंकि ऊपर से मैनेजमेंट का बहुत दबाव है, और अगर हमने कल सबमिट नहीं किया तो बजट पास नहीं होगा। देखा आपने, आपको नई जानकारी मिली, बजट पास नहीं होगा। अब आप इसे फिर से मिरर कर सकते हैं। आप कहेंगे, बजट पास नहीं होगा। बॉस कहेंगे, हाँ, असल में अगले हफ्ते फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, इसलिए ये जल्दी है। जादू देखा आपने? सिर्फ उनके शब्दों को दोहराने से, बिना किसी बहस के, आपको ये पता चल गया कि समस्या आपकी सुस्ती नहीं है, समस्या फाइनेंशियल ईयर का एंड है। मिररिंग काम क्यों करती है? क्योंकि इंसान को अपने ही शब्द दोबारा सुनना अच्छा लगता है। ये उन्हें ये यकीन दिलाता है कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। ये एक कनेक्शन बनाता है। चैप्टर 3, लेबलिंग। मिररिंग से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन सामने वाले के गुस्से या डर का क्या करें? अक्सर नेगोशिएशन में इमोशंस बीच में आ जाते हैं। लोग चीखते हैं, आरोप लगाते हैं। हमें टैक्टिकल एम्पैथी का इस्तेमाल करना होगा। इसे हम लेबलिंग कहते हैं। लेबलिंग का मतलब है सामने वाले के जज्बात को पहचानना और उसे एक नाम देना। जैसे ही आप किसी के डर या गुस्से को एक नाम दे देते हैं, उसका असर कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको कभी भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे, मैं समझता हूं कि आप नाराज हैं। नहीं, ये गलत है। जब आप मैं बोलते हैं तो सामने वाले का ध्यान आप पर चला जाता है। तो आप क्या कहेंगे? आप इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे। इट सीम्स लाइक, यानी ऐसा लगता है। इट साउंड्स लाइक, यानी सुनने में ऐसा लगता है। मान लीजिए आपका क्लाइंट गुस्से में है। शांत आवाज में लेबलिंग का इस्तेमाल करें। ऐसा लगता है कि आप इस बात से बहुत नाराज हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है हमने आपकी बात को तवज्जो नहीं दी। ध्यान दीजिए, आप ये नहीं कह रहे कि हम गलत हैं, आप बस ये कह रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। जब आप उनके अनकहे दर्द को जुबान दे देते हैं तो वो बहस करना बंद कर देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। चैप्टर 4, मास्टर नो। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हाँ बोलना अच्छा है और ना बोलना बुरा। हमें लगता है कि अगर हम ना सुनेंगे तो इसका मतलब है कि हम हार गए। लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं कि अगर आप नेगोशिएशन के खेल में जीतना चाहते हैं तो आपको ना से प्यार करना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। ना एक नकारात्मक शब्द नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान ना बोलता है तो उसे सुरक्षित महसूस होता है। उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। ना कहने से उसे अपनी सीमाओं की रक्षा करने का मौका मिलता है। तो इसे आप अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे? अपने सवालों को पलट दीजिए। अगर आप किसी से पूछेंगे क्या ये बात करने का सही समय है, तो वो शायद हाँ कह दें, लेकिन मन में वो जल्दी में होंगे। इसके बजाय पूछिए, क्या अभी बात करने का गलत समय है? अब देखिए क्या होगा। वो कहेंगे, नहीं,
गलत समय नहीं है। जब वो नहीं बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने परमिशन दी है, उन्हें लगता है कि ये फैसला उनका था, आपका नहीं। तो दोस्तों, ना से डरना बंद कीजिए। ना अंत नहीं है, ना तो शुरुआत है। चैप्टर 5, ट्रिगर, दैट्स राइट। अब हम उस पेडिडी छाव पर हैं जहां हमें सामने वाले से यस नहीं बल्कि एक बहुत ही खास वाक्य सुनना है। वो वाक्य है दैट्स राइट, यानी ये सही है। ध्यान दीजिए, मैं यू आर राइट की बात नहीं कर रहा, मैं दैट्स राइट, ये सही है की बात कर रहा हूं। जब कोई कहता है तुम सही हो तो वो बस आपका मुंह बंद करना चाहता है, लेकिन जब कोई कहता है ये सही है तो इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि आपने उनके मन की बात परख ली है। तो हम यहां तक कैसे पहुंचे? इसके लिए हमें समरी का इस्तेमाल करना होगा। सामने वाले की पूरी बात को उनके जज्बात के साथ मिलाकर उन्हें वापस सुना दीजिए। अगर आप सही से समरी पेश करेंगे तो वो आपकी आंखों में देखेंगे और कहेंगे दैट्स राइट, बस इसी पल का इंतजार था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दीवारें गिर गईं। अब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 9, बार्गेन हार्ड। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, पैसों का खेल। क्रिस वॉस ने एक सिस्टम बनाया है जिसे वो एक्करमैन मॉडल कहते हैं। जब भी आपको मोल भाव करना हो तो अपनी कीमत को 4 कदमों में बढ़ाएं। 65%, 85%, 95%, 100%। मान लीजिए आप एक मकान किराए पर लेना चाहते हैं। मकान मालिक 20,000 मांग रहा है, लेकिन आप 15,000 देना चाहते हैं। पहला कदम, अपने टारगेट 15,000 का 65% ऑफर करें। आप कहेंगे सर, बजट बहुत टाइट है, मैं सिर्फ 10,000 दे सकता हूं। वो मना करेंगे। दूसरा कदम, अब थोड़ा ऊपर आइए 85% तक। मैं आपकी स्थिति समझता हूं, ठीक है, मैं 12,750 तक जा सकता हूं। तीसरा कदम, 95%। सर, मैं अपनी सेविंग्स भी मिला लूं तो भी 14,250 से ज्यादा नहीं हो पा रहा। चौथा और आखिरी कदम, आपका 100%, यानी 15,000। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। कभी भी राउंड फिगर जैसे 15,000 मत बोलिए, हमेशा एक सटीक अजीब नंबर बोलिए। कहिए सर, जब आप 15,127 जैसा नंबर बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आपने बहुत गहरी गणित कैलकुलेशन लगाई है। उन्हें लगता है कि ये सच में आपकी लिमिट है और वो मान जाते हैं। अंत में याद रखिए, नेगोशिएशन कोई युद्ध नहीं है, ये एक सहयोग है। सुनना, मिररिंग और लेबलिंग का इस्तेमाल करके सामने वाले को समझिए। ना, नो सुनने से डरिए मत, ये सुरक्षा देता है। कीमत, एकरमैन मॉडल का इस्तेमाल कीजिए और सटीक नंबर बोलिए। क्रिस वॉस कहते हैं, He who has learned to disagree without being disagreeable has discovered the most valuable secret of negotiation। यानी जो इंसान बिना बुरा बने असहमत होना सीख गया, उसने नेगोशिएशन का सबसे कीमती राज पा लिया। अब बारी आपकी है, डरिए मत। डिफरेंस को स्प्लिट मत कीजिए, जो आपको चाहिए उसे हासिल कीजिए। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।